Hello students, welcome to Unacademy and welcome to Let's Crack 9th and 10th channel of Unacademy जहाँ पर आपको मिलते हैं best educators, quality content and a great learning experience. This is me, your teacher Vibha Raj. I'm from Kota, Rajasthan and I've been a teacher for the past 11 years. I've mentored thousands of students and now I'm here to mentor you on Unacademy. This is my official link on the Unacademy platform where you can find me. So one question that everybody asks is why we should go for an academy. A very simple answer to this question is it is India's largest learning platform. अगर आपको कोई चीज़ लेनी ही है तो आप बेस्ट चीज़ लेंगे and definitely currently Unacademy provides you with the best teachers, the best content and the best services in the online teaching world. क्या क्या चीज़ें हैं जो Unacademy आपको देता है? You get daily live classes, you get टू इंटरैक्ट विद योर एडुकेटर्स, आपको अपने डाउट सॉल्व करने का मौका मिलता है, आपको लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मिलता है जो लाइव होते हैं, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ में टेस्ट देते हैं एंड उसके बाद आपको पता चलता है आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जिसमें आपको पता होता है आपके टीचर्स, उनका लेक्चर कब आएगा और टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग यू नो बिफोर हैंड. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज अनलिमिटेड. आपने एक बार अगर सब्सक्रिप्शन दिया है अनअकैडमी पे तो यू कैन एक्सेस दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, करंट जो वीडियोस हैं, लाइव वीडियोस वो देख सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं विच अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू. Another very good thing that Unacademy gives you are free live classes. Now, free word is what shines, everywhere. इनको कहा जाता है स्पेशल क्लासेस. इन्हें स्पेशल क्लासेस के नाम से हम लोग जानते हैं और ये बहुत इजी होती है एक्सेस करना. आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है और once you do that, just by doing this simple step, you can get access to the special classes. और ये special classes free of cost हैं. इसमें almost सारे educators आपको मिलेंगे जो they are teaching in such innovative and interesting ways and they are conducting quizzes and you will definitely enjoy the special classes. So hurry up, take the first step and download the Unacademy learning app so that you can start enjoying the special classes. We have so many brilliant teachers, brilliant educators for you to take help from and to learn from. We are covering everything because आप 10th क्लास के अंदर हैं बच्चों और आपको एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है. तो हम आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर लेकर आए हैं. आप एक दो नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश एंड सोशल साइंस. यूजुअली आप अगर कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन स्पेशली, तो आपको एक या दो सब्जेक्ट्स ही वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं. 3 सब्जेक्ट ऑफर हो जाएंगे, but they do not provide you with a complete package of 5 subjects. तो आपके जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं और आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है. तो जल्दी से आ जाइए आप लोग हमारे पास में अनअकैडमी प्लस नेटवर्क पे. एंड हाउ वुड यू डू दैट? आपको सिंपल प्रोसेस से गुजरना है. अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड कीजिए. यहाँ पर अपनी क्लास आपको पिक करनी है जो कि क्लास 10th है. सीबीएसई क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं. जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको मिलते हैं इतने सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन. आप 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 ईयर मीन्स आप 10th क्लास की पढ़ाई करेंगे, दैट्स फॉर 1 ईयर. 2 ईयर्स मीन्स आप 10th एंड 11th दो क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं. एंड 3 ईयर्स मीन्स 10th, 11th एंड 12th. आप 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. एंड डू नॉट लुक एट दिस प्राइस, लुक एट दिस प्राइस विच यू विल गेट instantly by using this code as a referral code VRCBSE. इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 3 इयर्स के लिए सिर्फ, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में बिल्कुल सिर्फ है, 28,800 पे कर रहे हैं, जो अगर मंथली में निकाला जाए तो आपको 800 रुपीज़ भी नहीं पड़ रहा.
इससे ज़्यादा रीज़नेबल आपको कहीं पर भी मार्केट के अंदर प्राइस, कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जल्दी से आ जाइए प्लस नेटवर्क के ऊपर अनअकैडमी पे, एंड याद जो रखनी है चीज़ वो ये, VRCBSC आपका रेफरल कोड, जिसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पिक अप योर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस इज कि आप इवन आप यू आर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर ना बच्चों, तो भी यू गेट एक्सेस टू क्लासेस ऑफ 11th एंड 12th, आपको उनके भी लेक्चर्स देखने का मौका मिलता है। तो इट्स लाइक एक पंथ दो काज हो रहे हैं हमारे, और आपको आसानी से इतनी रीजनेबल रेट्स के ऊपर इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जल्दी से आ जाइए अन अकेडमी पे एंड अवेल ऑल दीज बेनिफिट्स, राइट। ओके, तो हम अपनी सीरीज के अंदर चल रहे हैं, लेट्स रिवाइज सोशल साइंस। हम लोग एक बार हमारा सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं। वी हैव ऑल्सो डन इन द बोर्ड रिविजन स्प्रिंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। अब कल से हम लोगों ने शुरू किया है रिवीजन का एक पॉकेट, हमारा एक रिवीजन सेल शुरू किया है हमने पूरा, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स जो हैं वो डिटेल में एक बार रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो हम कल फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पूरा कर चुके हैं, आज हम पहुंच रहे हैं दूसरे पार्ट में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। सो लेट्स मूव अहेड। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग और उसके यूटोपियन कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट कैसे डिस्क्राइब हुआ है। वी सॉ द फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 एंड उसके क्या इम्पैक्ट्स आए, एंड इवेंचुअली 1804 में नेपोलियन आया और नेपोलियन ने कौन से बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। एंड लास्ट हम लोगों ने जो खत्म किया था वो खत्म किया था 1815 के अंदर, दैट वाज इन द बैटल ऑफ वाटरलू ऑफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया वर्सेस फ्रांस, दैट्स नेपोलियन यहाँ पे था। और रिजल्ट हुआ तो होता है कि नेपोलियन को हरा दिया जाता है और ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट्स पूरे यूरोप के ऊपर पड़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे चेंजेस देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्यूमुलेट होते हैं पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। सो लेट अस बिगिन आवर टुडेस लेक्चर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। After the first French Revolution, after 1789, the whole of Europe was actually going through an ideological change. So we will see what no kind of society existed in Europe, and we will also see what kind of ideology started prevailing in due course of time. So Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. इसी पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग एम्पायर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी एग्जिस्ट कर रही थी, इटालियन रॉयल्टी थी हमारे पास में। ऑस्ट्रिया वाले एरिया के अंदर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, जर्मनी वाले एरिया के अंदर प्रशियन एम्पायर रूल कर रहा था। वी हैड नीदरलैंड्स एज अ सेपरेट रूलिंग अथॉरिटी एंड द ब्रिटिश एम्पायर एवरीबडी। तो हर एक जोन में यूरोप के अलग अलग एम्पायर्स रूल, and they were further divided into smaller territories called duchies and cantons, जिसके ऊपर उनके जो nobility members थे वो रूल किया करते। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Yes, they were all royalty, but they were very different from each other. Habsburg Empire Bourbon dynasty से बहुत अलग था, प्रशियन एम्पायर हैब्सबर्ग एम्पायर से बहुत अलग था, और ये प्राइड फील करते थे अपनी इस इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने में। तो ये अपने कल्चर के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग अलग थे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, दी हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी का ये जो एरिया है, टेरिटरी है, यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल। इन हंगरी half of the population spoke Magyar, while the other half of them spoke a variety of dialects. So inside this one territory also there were many separate divisions. कुछ population Magyar language बोल रही है, कुछ language जो है वो local dialects को बोल रही है। तो internally जो society थी वो काफ़ी differentiated थी, काफ़ी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor.
एक लौती चीज जिसने इस पूरे टेरिटरी को बांध के रखा हुआ था वो ये था, ये सब किसको अपना राजा मान रहे थे? हैब्सबर्ग एम्पायर को अपना राजा मान रहे थे। तो इनका जो टाई है, इनका जो रिलेशनशिप है विथ द एम्परर, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज कीपिंग देम टुगेदर, राइट? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये सबसे बड़े सेक्शंस थे इन दी सोसाइटी. द एरिस्टोक्रेसी, that means the people who were royalty by blood, who belong to the nobility section. फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टर्म्स में कहा जाए तो जो सेकंड स्टेट को बिलोंग करते. एंड द न्यू मिडिल क्लास, नई मिडिल क्लास जो रिजल्ट हुआ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So let's go into that a little deeply. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. डोमिनेंट से मतलब यहाँ पर है बच्चों की इनके पास में पावर थी, इनके पास में पैसा था और इनकी बात सुनी जाती थी. ठीक है, इन्हीं की बात चलती थी. इससे रिजल्ट ये निकलता था कि they were sort of the rulers in the whole territory. They were dominant. The members of this class were by a common way of life uh, that cut across regional divisions. Aristocrats थे तो they had the rich way of life. That was the only common thing between them. But yes, regional diversity जो थी, जो cultural differences थे, वो इनके रहन सहन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. Their families were often connected by the ties of marriages. Royalties ये चीज के लिए काफी पर्टिकुलर थे कि उनका प्योरिटी ऑफ ब्लड कहीं पर भी मिलाइन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी मिक्स नहीं होना चाहिए. एंड दे प्रेफर टू कीप द प्योरिटी ऑफ ब्लड अमंग्स द फैमिलीज. तो शादियों का इस्तेमाल किया जाता था, बेटियों की बहुत कम उम्र में शादी की जाती थी ताकि इनको मेंटेन किया जा सके फॉर टू बी वेडेड इनटू रिच एम्पायर फैमिलीज. जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, मैरी एंटोइनेट की शादी हुई थी लुइस द 16 से. मैरी एंटोइनेट वाज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. इनफैक्ट अगर थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाए, रियलिटी में जाए, तो मैरी एंटोइनेट वाज somebody whom Louis the 16 did not like initially, but he was supposed to get married to a princess, so he abided to the rules of the empire and he married to her anyway. तो अरेंज्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट चला करता था ताकि आप कहीं पर भी अपने राजा की पावर हमारी फैमिली में किसी के हाथ से ना चली जाए. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. हाँ, पैसा था, पावर था, सब कुछ था, बट क्योंकि ये लोग रिस्ट्रिक्टेड थे, क्योंकि ये लोग अपने कुछ फैमिलीज के बाहर जा ही नहीं रहे थे, तो इनका जो पॉपुलेशन था वो रिलेटिवली बहुत छोटा था. हम लोगों ने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि जो नोबिलिटी और चर्च था, दे कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, वेयर एज जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो कॉमन पॉपुलेशन थी, वो 90% थी. तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास में. इसमें से मतलब पूरा 10% भी नहीं होगा, इसमें से भी और रिड्यूस हो जाएगा अगर हम सिर्फ नोबिलिटी मेंबर्स को काउंट करते हैं. तो दे वर वेरी फ्यू इन पॉपुलेशन. ये वाला तो एक सेक्शन जो था वो फिक्स था. जो एरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर फिक्स एंड दे वर रिच एंड दे वर ट्रेडिशनली वेरी रिच. A very new section of the society which was emerging during this time was the industrial section. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हुआ, मशीनें आई, मशीन्स के साथ में फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है. इस फैक्ट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू now there was a migration of population from rural areas to urban areas, and this migration resulted into building and the growth of new towns. नए शहर जो थे वो उभरने शुरू हुए. a population which was working, which was earning, and which was a part of the new era was seen in the picture. So the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market started into appearance. ये working class धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू कर रही थी. They started gaining the basic educations. They also started learning about the administrative conditions. उन्होंने सोचना समझना, उन्होंने अपने रैशनल का इस्तेमाल करना शुरू किया कि ये जो हमारे आसपास का
टेरिटरी एम्पायर रन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. So in its wake, new social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialists and business professionals. तो ये जो नया इंडस्ट्रियल पॉकेट खड़ा हो रहा था, इस इंडस्ट्रियल पॉकेट में हम न्यू मिडिल क्लास की जिस बात करते हैं, ये भी दो हिस्सों में बटी हुई है. इसमें एक हिस्सा तो था वर्कर्स का, ठीक है. ये वो लोग थे जो मजदूर थे, जो एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे थे. एंड एट द अदर हैंड देयर वर पीपल हु वर द बिजनेसमैन, who were professionals. They were doctors, they were lawyers, they were architects, and they started becoming very important for the society. और जैसे जैसे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, इनको रियलाइज होना शुरू हुआ कि हमारे पास में एजुकेशन है, हमारे पास में पैसा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम रूल नहीं कर रहे हैं. तो ये वो पॉपुलेशन थी जिसने अब चैनलाइज करने शुरू कर दिए ऑल दी रेवोल्यूशंस. इन्हीं लोगों की सोच की वजह से नए आंदोलन जो थे वो खड़े होंगे. सो वी सॉ द सोशल सेटअप ऑफ यूरोप एट दिस टाइम, एंड दे नाउ स्टार्टेड थिंकिंग कि कैसे हमारे ऊपर जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है वो रूल कर रही है. And they also started thinking that it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमारे पास अधिकार होने चाहिए, हमको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का मौका चाहिए. एंड these intellectuals, these educated people started now creating a scene for the revolution. Now this whole change, इतना सारा आपने जो build-up देखा, this will result into the creation of three ideologies, the birth of three ideologies in the whole of Europe. पहले थे liberals, second are conservatives, and third are revolutionaries. ये तीन बड़ी आइडियोलॉजीज थी जो हम रिलेट कर सकते हैं, एक एक इवेंट से इंस्पायर्ड थी. एंड ये ही तीन आइडियोलॉजीज सोशली यूरोप के अंदर अब आगे आने वाले बदलावों को इनको एक दिशा प्रदान करेंगी, उनको चैनलाइज करना शुरू करेंगी. So let us start with the first ideology called the liberals. What did liberal nationalism stand for? Liberal word जो है ये सिंपल है और ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है. इट कम्स फ्रॉम द टर्म फ्री. लिबर्टी जो है, ये जैसे हमारे पास में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का द एनलाइटनमेंट टॉर्च स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में है. तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी और अपने तरीके से जीने का एक जरिया. इन अर्ली 19th century, Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root libere, meaning free. ये कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि लिबरलिज्म कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग. लिबरलिज्म stood for freedom for the individual and equality of all before the. अब क्योंकि हम रिच मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो इनको चाहिए था कि हमें वो सारी आज़ादी मिले जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास को मिल रही है, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर क्राइम की सज़ा की बात होती है तो जो हमारी प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जो नोबिलिटी सेक्शन है, वो हमेशा बच जाता था और सारे क्राइम की सज़ा सिर्फ हम लोगों को मिलती थी. तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए, मतलब सारा कानून सब लोगों पे बराबर से लागू होना चाहिए. It emphasized the concept of a government by consent. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इन्होंने एम्फसाइज की है, जिसके ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. मतलब चुनाव इलेक्शंस के थ्रू हमें गवर्नमेंट मिलनी चाहिए. हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो एब्सोल्यूट मोनार्की में बिलीव करती है. एब्सोल्यूट मोनार्की को इन्होंने स्लोली चैलेंज किया और ये बात दुनिया के सामने लाई कि एब्सोल्यूट मोनार्की इज काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल, बट वी नीड अ गवर्नमेंट विच इज रन
थ्रू अ पार्लियामेंट। राजा हो, राजा के होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें एक जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हमारे कंट्रोल में चाहिए। राजा कैन बी द साइनिंग अथॉरिटी एट द एंड, बट वी नीड अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, अ पार्लियामेंट विच इज रन अकॉर्डिंग टू पीपल्स विल। तो पार्लियामेंट के डिसीजन, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इन्होंने एनकरेज किया, एब्सोल्यूट मोनार्की को इन लोगों ने चैलेंज किया इस टाइम। ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जैसा मैंने कहा कि एक संविधान बने जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम, एंड ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी पर बराबर लागू होते हैं। सभी पर बराबर लागू होते हो तब तो कॉन्स्टिट्यूशन काम का है, वरना किसी काम का नहीं है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, हमें एक पार्लियामेंट चाहिए जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए और हमारे भले के लिए जो डिसीजंस लें। ठीक है। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। हम लोगों ने देखा कि जो नई मिडिल क्लास आई थी, तो नई मिडिल क्लास का जन्म हुआ, आई टोल्ड यू कि इसके अंदर दो ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे थे। एक तो है हमारा वर्किंग कैटेगरी वाले लोग जो वर्कर्स थे, द अदर वर बिजनेस पीपल एंड नो प्रॉपर्टी ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स। ये लोग ज्यादा डोमिनेंट थे। ये लोग बेसिकली मार्केट को कंट्रोल करते थे, और इनको ये चाहिए था कि अगर हम वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं तो वोट का अधिकार गरीब लोगों को देने का, पुअर पॉपुलेशन को देने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात, पॉपुलेशन वाइज पुअर लोग ज्यादा थे, गरीब लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, बट मार्केट जो है इट वॉज मेनली कंट्रोल्ड बाय दीज रिच पीपल। तो दे वांटेड कि अगर मार्केट रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, या इनफैक्ट गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, तो इन लोगों की ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो टैक्स पे कर रहे हैं, ना इनका कोई इन्फ्लुएंस है मार्केट में। ठीक है। क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वी शुड बी इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज। हेंस दे बिलीव दैट द राइट टू वोट शुड बी एक्सक्लूसिवली गिवन टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जो लोग, जो आदमी, जो पुरुष प्रॉपर्टी ओन करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसके अंदर भी हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 9 में पढ़ा था कि आप कितने अमीर होने चाहिए। सिर्फ अमीर की बात नहीं है, अमीरियत का भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 3 डेज की वेजेस के बराबर आप टैक्स पे करते हैं। आप 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हो, तब आप अमीर हैं, यू आर रिच इनफ टू पे टू कास्ट योर वोट। तो प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को ही आपने वोट डालने का अधिकार देने की बात कही। विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ये खैर हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि विमेन वर नेवर कंसिडर्ड इक्वल। विमेन को हमेशा नीचे ही कंसिडर कहा जाता था। इनफैक्ट ये कहा जाता था दैट विमेन डू नॉट इवन पजेस द ब्रेन्स टू टेक एनी पॉलिटिकल डिसीजन। वो कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना इंटेलेक्ट है ही नहीं। तो विमेन को तो हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा, यूरोप इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी इक्वल राइट्स के लिए। एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। नॉन प्रॉपर्टीड मेन, भाई अमीर नहीं थे तो भी मेन तो थे, तो मेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी ये डिमांड किया कि हमें भी वोटिंग के अधिकार मिलने चाहिए। एंड दे डेफिनेटली नो क्रिएटेड अ सिचुएशन कि वोट के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, बट एक बहुत मुश्किल चीज थी जिसको अर्न करना काफी डिफिकल्ट था। बट आंदोलन का टाइम चल रहा था, तो दोनों ने भी साथ में आंदोलन को लॉन्च किया। The abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। जैसे ही लिबरल्स की गवर्नमेंट आती है, हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स की गवर्नमेंट आती है 1789 में, जब रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, एंड नेशनल असेंबली नाम की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है।
जैसे ही ये नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ये ओन की जा रही थी बाय द रिच एंड द माइटी पीपल इन द एम्पायर। पैसे वाले अमीर लोगों के कंट्रोल में थी ये। तो इन्होंने मार्केट के चेंजेस को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। आपने राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, आपने रिच लोगों को वोटिंग के राइट्स दे दिए। अब आपने मार्केट के और चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि गुड्स एंड कैपिटल के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा था उसको हटा दिया गया, उसके मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया है। ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक्स एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो हमें सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने हैं ताकि बाजार एक तरीके से एक फॉर्म में रन किया जा सके। तो उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। आपने टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया। करेंसीज जो 30 से भी ज़्यादा थी उनको आपने 2 में रिड्यूस कर दिया। एक यूनिफॉर्म करेंसी हो गई, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो गया। बेटर ट्रांसपोर्टेशन मेथोडोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस की और इसके थ्रू आपने बेसिकली मार्केट रिफॉर्मेशन किया। पूरा मार्केट आपने रिफॉर्म कर दिया और इसका पूरा पूरा फायदा किसको मिला? द रिच कैटेगरी, द अपर मिडिल क्लास सेक्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है ज़ोल्वरीन का। ज़ोल्वरीन जो था वो 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स, ये जर्मनी का एक हिस्सा है, वहां पर क्रिएट किया गया। इट वाज अ कस्टम्स यूनियन जिसका काम था कि मार्केट के अंदर सारी चीज़ें स्मूथली कंडक्ट की जा सके, ट्रांसपोर्टेशन बेटर लॉन्च हो हमारे पास में, कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी बेटर हो, करेंसीज एंड वेट्स एंड मेजर्स को यूनिफाई कर दिया गया, इक्वलाइज कर दिया गया ताकि मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आप ट्रेड जो है उसको कंडक्ट कर सके। ठीक है। सो लिबरल्स ने 1789 से लेकर ऑलमोस्ट 1815 तक अपने तरीके से रूल किया। 1815 भी नहीं कहूंगी मैं, 1804 कहूंगी यहाँ पे। 1804 के अंदर नेपोलियन आ गया था और नेपोलियन ने फ्रांस को वापस से एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। बट फॉर्चुनेटली नेपोलियन वाज अ गुड किंग। शुरू शुरू में तो वो अच्छा था और उसने वो सारे चेंजेस जो मार्केट के लिए फायदेमंद थे उसने कंटिन्यू किए। उसने भी इक्वल वेट्स एंड मेजर्स लाया, उसने सर्वडम खत्म किया, उसने ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को नो इम्प्रोवाइज किया एंड उसके रूल के अंदर मार्केट और तेजी से फ्लरिश करता है। बट बाय 1815 जो बड़ी पावर्स थी, जो ट्रेडिशनल मोनार्क्स थे यूरोप के, उनको डर लगने लगा कि ये अगर आता है तो शायद हमको इस तरीके के राजाओं से खतरा हो जाएगा। इस तरीके के राजा जो बिना रॉयल बैकग्राउंड के आए हैं, तो हमें इसको रिमूव करना है। तो वी ऑल नो 1815 के अंदर बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके अंदर नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है। So a new conservation after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. कंजर्वेटिज्म को हिंदी में कहते हैं हम रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब ओल्ड फॉर्म ऑफ रूल। ओल्ड फॉर्म से मतलब जो ये बात में विश्वास करता है कि किंग, कैन सी द क्राउन हियर, दैट किंग इज द अल्टीमेट अथॉरिटी and the king is born to be the king and nobody has the right to challenge the authority of the king. So they believed in the old form of ruling. Most conservatives, however, did not propose a return of the society to pre-revolutionary days. Yes, 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है और कंजर्वेटिव रूल री इस्टेब्लिश किया जाता है, तो आपने राजा के रूल को तो वापस लाया, लेकिन राजा के रूल के साथ में आपने ये कहा कि हम बिल्कुल पुराने ढर्रे का रूल जो है उसको नहीं इस्टेब्लिश करने वाले। हम चाहते हैं कि नए चेंजेस भी हम एक्सेप्ट करें, बट राजा के साथ में राजा तो रहेगा और चेंजेस जो है वो धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट किए जाएंगे with the approval of the king and with the approval of the church, right? That modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy.
कि हम मॉडर्नाइजेशन तो करेंगे एंड इट विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन द किंग्स रूल. अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. कि हम अगर इन नए चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द किंग, so it will definitely help the monarchs to be more in power, right? In 1815 the battle of Waterloo took place, and in this battle of Waterloo, four traditional powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, ने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था. अब ये जो चार पावर्स थी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि व्हाई ऑल दीज पावर्स केम टुगेदर टू कॉम्बैट वन एम्परर. चार बड़े देश, ब्रिटेन की ताकत का डेफिनेटली कोई भी इसके अंदर नो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे. रशिया वॉज द बिगेस्ट यूरोपियन एम्पायर, प्रशिया वॉज नो लेस, एंड ऑस्ट्रिया डेफिनेटली वॉज वेरी पावरफुल एट दिस टाइम. तो चार बड़ी पावर्स हैं जिसको आप देख रहे हो. इतनी बड़ी बड़ी ताकतें एक नेपोलियन को हराने के लिए क्यों साथ में आई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना जरूरी है. ये एक्चुअली मोर ऑफ अ सिंबॉलिक वॉर थी. सिंबॉलिक से मतलब कि हराने के लिए तो सिर्फ एक ही देश काफी था. अगर सिर्फ रशिया, सिर्फ ब्रिटेन, सिर्फ ऑस्ट्रिया भी नेपोलियन पे अटैक करता ना, तो शायद वो नेपोलियन को हरा देते. बट ये चार बड़ी ताकत जो थी, दे वर द सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी. कि वी आर पीपल ऑफ प्योर ब्लड एंड वी आर द ट्रेडिशनल रॉयल्टी. एंड नेपोलियन जैसा एक रैंडम आर्मी कमांडर हमारे रॉयल्टी को चैलेंज नहीं कर सकता. और रॉयल्टीज में सबसे हाईएस्ट रॉयल्टी जो है वो फ्रांस की काउंट की जाती थी. फ्रेंच रॉयल्टी सारी यूरोपियन रॉयल्टीज में से हाईएस्ट काउंट की जाती थी, और फ्रांस के ऊपर नेपोलियन का कब्जा वो सॉर्ट ऑफ एन इंसल्ट फॉर द अदर रॉयल्टीज. तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए चार बड़ी ताकतों को यूनाइट किया और नेपोलियन के साथ में वॉर लड़ी. डेफिनेटली आप नेपोलियन को हराते हैं इस वॉर के अंदर, और जैसे ही नेपोलियन हारता है, यू ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना. 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है, और इसको हेड करता है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक वॉज अ एब्सोल्यूट कंजर्वेटिव. वो कोई भी नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उनका मानना था कि राजा ही रूल कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी में इतना दिमाग नहीं होता, ना अथॉरिटी होती है कि वो रूल कर सके. तो उन्होंने जब ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉ की, साइन करवाई सारे देशों के साथ में, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि फ्रांस में जितने भी मॉडर्न चेंजेस हुए थे उन सबको आप खत्म कर दें, उन सबको आप बैक टू स्क्वायर वन लेकर आ जाएं, ताकि आपको लोगों को आप सबक सिखा सको कि ऐसे कोई भी चेंजेस आपके लिए नहीं है. रॉयल्टी ही रहेगी आपके ऊपर पावर, और जितने भी मॉडर्न चेंजेस हैं वो अगर होंगे तो राजा की मंजूरी से होंगे, वरना नहीं होंगे. So let's look at the changes which were made here. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. We all know कि इटली से जब नेपोलियन निकला था, तब इस टाइम पर यहाँ पर आखिरी जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर थे वो लुइस द 16 थे, अगर आपको याद है तो. इसके बाद कुछ टाइम के लिए रॉबस्पियर आए थे, एंड फिर डायरेक्टरी रूल आ गया था. तो लुइस द 16 को तो असैसिनेट कर दिया गया. लुइस द 17 जो थे वो भी जेल के अंदर मारे गए थे. तो उन्होंने बर्बन डायनेस्टी का नेक्स्ट लिविंग जो एयर था उसको गद्दी पे लाया. दैट वाज लुइस द 18. लुइस द 18 वाज अ इनकॉम्पिटेंट किंग, बट स्टिल क्योंकि ये बर्बन डायनेस्टी का अगला चिराग था, तो उसको उन्होंने गद्दी पे बिठाया ताकि लोगों को बताया जा सके कि रॉयल्टी ही रूल कर सकती है. तो बर्बन डायनेस्टी के अगले एयर को इन्होंने एम्परर के तौर पे घोषित किया. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस में जो भी बदलाव आता है वो पूरे यूरोप में अफेक्ट करता था. तो आपने क्या किया,
यहाँ पे बेल्जियम को प्लेस किया, जिनोवा प्लेस किया, आपने जगह जगह पर टेरिटरीज प्लेस की टू मेक श्योर कि भविष्य में फ्रांस जो है उसमें कोई भी अगर आंदोलन होता है तो ये फ्रांस के आसपास के इलाकों को अफेक्ट ना करे। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। तो आपने फ्रांस को बॉर्डर कर दिया, यहाँ पे नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक माउंटेन रेंज है और स्पेनिश गवर्नमेंट डायनेस्टी की तरफ कोई अफेक्ट नहीं पड़ता था। German Confederation of 39 states that has been set up by Napoleon was left untouched. जो नेपोलियन ने तैयार किया था जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, रशिया और फ्रांस के बीच में, ये एक मार्केट सिचुएशन थी जहां पर काफ़ी सारे प्रॉफिट हो रहे थे क्योंकि नेपोलियन ने मार्केट में वेट्स एंड मेजर्स को यूनिफाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसने करेंसी को यूनिफाई कर दिया था, ट्रेड गिल्ड्स उसने रिमूव कर दी थी, ट्रांसपोर्टेशन बेटर किया था। तो 39 कन्फेडरेशंस वाले एरिया के अंदर काफ़ी सारे फायदे मिल रहे थे, तो उन्होंने उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। Autocratics did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. क्योंकि अब राजा का रूल आ गया था तो राजा डेफिनेटली किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म जो है, किसी भी तरीके का क्वेश्चनिंग जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। आप चाहे वो अखबारों में लिखना हो, चाहे वो किसी भी तरीके के पैम्फलेट्स में लिखना हो, बुक्स में लिखना हो, राजा को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, रॉयल्टी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ना उनकी अथॉरिटी को आप क्वेश्चन कर सकते थे। इसका एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया गया है विद दिस पेंटिंग। मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था, मैं आज फिर बता रही हूँ आप लोगों को कि जो पेंटिंग्स हैं या जो इमेजेस हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इमेजेस में से, फ्रॉम हिस्ट्री एंड फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। तो इस बात का ध्यान रखिए दैट यू have a look at all the images given in the book so that you can answer it well. Now it can be कि किसने बनाई है, it can be कि क्या डिस्क्राइब कर रही है, तो इमेजेस और उसके नीचे की इंफॉर्मेशन जरूर से जरूर पढ़िए ध्यान से। ये जो इमेज है दिस इज सॉर्ट ऑफ अ थिंकर्स क्लब जो बताया गया है कि एक टेबल है, उसके आसपास इतने सारे थिंकर्स बैठे हुए हैं, कोई सोच रहा है, कोई सो रहा है, तो दे आर एक्टिंग एज इफ दे आर थिंकिंग। बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इनके मुंह के ऊपर एक पट्टा बंधा हुआ है जिसको मजल कहा जाता है, और ये डिस्प्ले कर रहा है कि ये जो थिंकर्स क्लब है इनको सिर्फ सोचने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, इफ इन एनी वे इट इज questioning the authority of the king, it is degrading the authority of the king, then you are not allowed to speak. So this thinkers club was only expected to sit and think and never to speak anything, right? ये कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ रूल आपको डिस्प्ले कर रहा है इन दिस इमेज। कुछ नए वर्ड जो हमारी बुक में यहाँ पर दिए गए हैं। सफराज मीन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, बट सफराज इज नॉट फॉर एवरीबडी। सफराज डज नॉट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। सफराज ओनली मीन्स इट इज अ राइट टू वोट। Conservatism. Conservatism is a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. कि पुराना जो रूल है उसको हम established रखें, ट्रेडिशंस को मेंटेन रखें, राजा की अथॉरिटी को बना के रखें, और जो भी नए चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं वो ग्रेजुअली हम इम्प्लीमेंट करें, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें, एक साथ सारे नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज। तो हम लोगों ने पढ़ा लिबरल्स के बारे में, जिन्हें गवर्नमेंट तो चाहिए थी बट ओनली ऑफ द रिच पीपल। लिबरल्स को क्योंकि इन्होंने उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया, राजा को नहीं हटाया था, बट इनको गवर्नमेंट्स चाहिए सिर्फ रिच लोगों की। वी सॉ कंजर्वेटिव्स, जिन्होंने गवर्नमेंट तो बनाई लेकिन ओनली ऑफ द किंग एंड नोबिलिटी को उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, और जो कॉमन पॉपुलेशन थी उसको वापस से लोगों ने नीचे गिरा दिया। अब बच जाते हैं हमारे पास में तीसरी कैटेगरी के लोग, जिनको ना तो लिबरल्स ने पूछा ना कंजर्वेटिव्स ने पूछा। लिबरल्स ने किन किन को डिस्कार्ड किया था?
पुअर लोगों को इन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया और वेमेन को इन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया। ठीक है, ये दो ग्रुप्स थे जो निग्लेक्टेड थे। कंजर्वेटिव्स ने तो किसी को भी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ राजा की अथॉरिटी को रीइंस्टेट किया, इन्होंने किसी को भी नहीं पूछा। तो रेवोल्यूशनरीज या रैडिकल्स वो लोग थे हु वांटेड एब्सोल्यूट चेंज, हु वांटेड एब्सोल्यूट चेंज, कि हमें ना तो राजा चाहिए, ना हमें एक पार्लियामेंट चाहिए, वी आर केपेबल इनफ टू रूल ऑन आर ओन। तो रेवोल्यूशनरीज या हिंदी में कहें तो क्रांतिकारी वो लोग थे जिनका जिनका मकसद था क्रांति लेकर आना, और जिनका मकसद था ये बताना कि हम को आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन drove many liberal nationalists underground. Revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom. उनको क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए और फ्रीडम चाहिए, हमें मोनार्कियल फॉर्म से मुक्ति चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए। जूसेप मजीनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसको याद रखिएगा। Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of Carbonari. Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary and he believed in the spirit of Italianism. इनका मानना था कि इटली एक देश है और इस देश को यूनिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया कॉल्ड कार्बोनरी। धीरे धीरे इन्होंने खुद की भी सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया और ही ट्राइड टू नो क्रिएट रेवोल्यूशंस। इसकी वजह से इन्हें एग्जाइल में भी भेजा गया था, और इनका मानना था कि जब गॉड जो है उन्होंने नेशंस को नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड बनाने के लिए बनाया गया है, गॉड के थ्रू कोई राजा कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो एज ह्यूमन बींग्स एवरीबडी हैज द अथॉरिटी टू बी नो एनीथिंग इन द नेशन। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज खुद बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली एंड यंग यूरोप। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज ही क्यों बना रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटीज इसलिए बनाई जा रही हैं, ये ओपनली कोई पॉलिटिकल ग्रुप क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर रूल जो था वो टेक्निकली कंजर्वेटिव्स का चल रहा था, राजा ही रूल कर रहे थे, बट लोग जो थे उस राजा के रूल से खुश नहीं थे। तो अगर आप राजा के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हो तो यू डेफिनेटली कैन नॉट ऑपरेट ओपनली, यू नीड टू ऑपरेट सीक्रेटली। इसलिए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया गया था, और मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। मेटर्निक इनफैक्ट मजीनी जैसे कैरेक्टर्स से इतना ज़्यादा घबराते थे। मेटर्निक अगर आपको याद हो तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉ की थी। तो मेटर्निक जो एक कंजर्वेटिव थे, उन्होंने मजीनी के लिए कहा दैट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कि मजीनी जैसे जो लोग हैं, जो लोगों को ये आइडिया देते हैं कि राजा को हटाया जा सकता है या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को चैलेंज किया जा सकता है, ये हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे समाज के ऑर्डर को खराब कर देते हैं। हमारे समाज का ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले क्लर्जी होना चाहिए, फिर किंग होना चाहिए, फिर जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो होने चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी का ऑर्डर है, और अगर थर्ड स्टेट का पर्सन सोच रहा है कि वो राजा बन सकता है या अपर लेवल पर पहुंच सकता है तो ये गलत है। तो उन्होंने मजीनी को डेंजरस बताया फॉर द सोशल ऑर्डर्स, राइट। तो तीन तरीके की आइडियोलॉजी हम लोगों ने पूरे यूरोप के अंदर देखी। वी सॉ द लिबरल्स, वी सॉ द कंजर्वेटिव्स एंड वी सॉ द रैडिकल्स। अब ये जो तीन आइडियोलॉजीज हैं, ये नए तरीके के आंदोलनों को ट्रिगर करेगी। ठीक है, we enter into the age of revolutions
दो ईयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी 1848 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1848 is known as the year of revolution, but between 1830 and 1848 there were many revolutions which took place which changed the whole of the European phase. पूरे यूरोप को इन्होंने बदल के रख दिया इस दौर के बीच में। सबसे पहला जो अपहीवल हम देखते हैं वो देखते हैं फ्रांस के अंदर इन जुलाई 1830. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe. तो सबसे पहली छींक, जैसा हम इस चैप्टर में बीच में पढ़ेंगे, that when France sneezes the rest of Europe catches cold. तो फ्रांस sneezes first. यहाँ पर आखिरी हम 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना किया था हमने, तो लुइस द 18th को राजा बनाया था कंजर्वेटिव रेजिम्स ने। लुइस द 18th एज आई सेड वाज एन इनकेपेबल किंग, और इसके अगेंस्ट में आंदोलन खड़ा होता है 1830 में। ये आंदोलन लुई फिलिप नाम का जो पर्सन है वो रन करता है, एंड सक्सेसफुली 1830 में लुइस द 18th को हटा के आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करते हैं। फ्रांस ने छींका, अब पूरे यूरोप के अंदर जुकाम फैलेगा। जैसे ही फ्रांस के अंदर आंदोलन होता है, मेटर्निक का स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। मेटर्निक रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जैसे ही फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के अंदर जुकाम फैल जाता है। फ्रांस की छींक, अब जुकाम फैलना शुरू होगा। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. ये हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस का भविष्य में कोई भी बदलाव ना हो, आंदोलन ना हो, इसीलिए नीदरलैंड्स के कब्जे में बेल्जियम को एक कॉलोनी के तौर पे डाला गया था। ठीक है, बेल्जियम वॉज अंडर द कमांड ऑफ नीदरलैंड्स। लेकिन जैसे ही फ्रांस में आंदोलन होता है, बेल्जियम के लोगों को लगता है कि ये आंदोलन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने देश में आंदोलन किया एंड दे ब्रोक देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ नीदरलैंड्स एंड रिजल्टिंग इनटू इट्स फ्रीडम। 1830 के अंदर बेल्जियम जो है सेम ईयर में जब फ्रांस में आंदोलन हुआ खुद को आजाद कर लेता है। Greece, which had been part of the Ottoman Empire since the 15th century, the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. तो फ्रांस ने जैसे ही आंदोलन किया, बेल्जियम ने जैसे ही आज़ादी ली, ग्रीस ने भी अपने देश में आंदोलन खड़ा कर दिया टू फाइट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या था? ऑटोमन एम्पायर वॉज अ मुस्लिम एम्पायर रूलिंग ओवर the Eastern and Central Europe, Eastern and Central Asia, Eastern Europe and Central Asia। तो ग्रीस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। अब 1821 में ग्रीक्स ने भी इसके खिलाफ आंदोलन अपने देश के अंदर लॉन्च किया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. ग्रीस ने जैसे ही आंदोलन शुरू किया तो जो बाकी के यूरोप के देश थे वो काफ़ी इसको सपोर्ट करने लगे, क्योंकि ग्रीस वॉज अ क्रिश्चियन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप इज ऑल्सो मेनली क्रिश्चियन, एंड दे बिलीव्ड कि ग्रीस जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। जो यूरोप की पूरी संस्कृति है उसकी शुरुआत ग्रीस से हुई है, और उस जगह पर एक मुस्लिम एम्पायर का होना वो सॉर्ट ऑफ अ डिसग्रेस फॉर ग्रीस। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको एनकरेज किया, कहानियाँ लिखी गई, कविताएं लिखी गई, गाने लिखे गए, पेंटिंग्स बनाई गई, एंड थ्रू द टूल ऑफ आर्ट हमने ग्रीस के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत देखी। एक बड़ा नाम जो यहाँ पे आता है दैट्स लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, इन्होंने आर्मी के अंदर पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट ही वेंट ऑन टू फाइट इन दी बैटल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर हिमसेल्फ, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। इवेंचुअली इस ऑलमोस्ट 10 साल की स्ट्रगल के बाद 1832 में
ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीस ने भी खुद को आजाद किया। 1830s की हम अगर बात करते हैं, फ्रांस के अंदर आंदोलन हुआ, बेल्जियम ने खुद को फ्री किया एंड ग्रीस ने खुद को फ्री किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। 3 देश आजाद हुए, और जो स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म है, स्पिरिट ऑफ यूज ऑफ आर्ट है, वो बाकी आसपास के एरिया में स्प्रेड हुई। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमांटिक इमेजिनेशन से मतलब है बच्चों यहाँ पे द यूज ऑफ आर्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग। जब आप कला का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोयम हो, चाहे आपने कोई स्टोरी लाइन लिखा है, चाहे आपने गाना लिखा है, हर चीज एक आर्ट फॉर्म है। और अगर ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है तो इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिसिज्म शब्द दिया जाता है। यू आर रोमांटिसाइजिंग, यू आर इमेजिनिंग द दैट रिस्पेक्टिव फीलिंग बाय लुकिंग एट द पेंटिंग और द पोयम और एनीथिंग। तो यहाँ पर हमने रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल किया है नेशनल फीलिंग, आपके नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feeling। जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे उनको रीजन और साइंस पे कोई भरोसा नहीं था, कि आप अगर किसी चीज को लॉजिक से देखते हो, आप इसमें रीजन डालते हो, या फिर आप साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत रिजिड चीजें होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इमोशंस की बात कर रहे हो, इंट्यूशंस की बात कर रहे हो, अपनी मिस्टिकल फीलिंग्स की बात कर रहे हो, तो दीज आर द जेन्युइन पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो वो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। कि हम अगर लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों को याद दिलाना पड़ेगा दैट वी कम फ्रॉम द कॉमन हेरिटेज, हमारा एक कॉमन कल्चर है, एंड ये चीज है जो हमें जोड़ती है एज अ नेशन। देखिए रोमांटिसिज्म का यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, कि there are 2 kinds of people in this image। There are one who are on the horses, who are wearing turbans and who have a cruel look on their face। ये ऑटोमन एम्पायर के सिपाही थे जो ग्रीक्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, who are lying down on the floor and are looking in a pathetic situation। So through just a painting you are depicting how the emotion can be expressed, right। कुछ और छोटे छोटे आंदोलन हुए, जैसे जर्मनी के अंदर होता है, जोआन गॉटफ्राइड हर्डर ने कैसे रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल किया। ही प्रपोज्ड दैट द ट्रू फीलिंग ऑफ द जर्मन कल्चर रिजाइड्स इन द फोक। द फोक से मतलब है द पीपल, कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। एंड उन्होंने फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, फोक डांसेस जो है उसको एनकरेज किया जर्मनी में अगेंस्ट द प्रशियन एम्पायर, कि हमें हमारी आइडेंटिटी से जुड़े रहना चाहिए ताकि एक बाहर का एम्पायर जो है वो हमारे पे कंट्रोल नहीं कर सके। Karol Karpinski जो थे, फॉर एग्जाम्पल, ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल। कैरोल कर्पिंस्की ने डांस का इस्तेमाल किया। 2 तरीके के डांसेस हैं, पोलोनाइज एंड मजूरका, जिसको इन्होंने नेशनल सिंबल में कन्वर्ट किया। जर्मनी में ही हम देखें तो ग्रिम ब्रदर्स का नाम आता है। ग्रिम ब्रदर्स जो 2 भाई थे जिन्होंने जर्मनी में जगह जगह पर जाके जो फोक टेल्स थी, जो दादी नानी की कहानियां हैं, उनको इन्होंने कलेक्ट किया एंड दे देन स्टार्टेड प्रिंटिंग चिल्ड्रंस बुक टू एनकरेज द किड्स टू फील देयर जर्मन ब्लड, राइट। लैंग्वेज के थ्रू भी आपने काफ़ी सारी जगह पर अपने लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की। जैसे पोलैंड के अंदर रशियन एम्पायर जो था वो रशियन लैंग्वेज इम्पोज करता था, तो लोगों को एनकरेज किया जाता था कि नहीं, रशियन लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, हमको किस में बात करनी है, पोलिश लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। तो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ रोमांटिक फिलोसोफर्स जिन्होंने अपने अपने तरीके से बाय यूजिंग द टूल ऑफ आर्ट नेशनलिज्म को ग्रो किया अपने अपने देशों में, ठीक है।
Now moving on to the most important year of revolutions in European history, that's 1848. Hunger, hardship and popular revolt. हम अगर फ्रांस की कहानी के साथ में चल रहे थे तो पहला हमने उसका स्नीज जो था वो देखा 1780, सबसे बड़ा चेंज। देन जो सेकंड स्नीज था उसका वो हमें विटनेस होता है 1830 के अंदर। दोनों ही स्नीज जो आई, दोनों ही छींक जो फ्रांस ने मारी, उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर जो एम्पायर्स थे वो चेंज हुए, कुछ ना कुछ अफेक्ट आया। अब हम एंटर होते हैं इनटू द थर्ड sneeze of France, which is going to be 1848, and this will definitely affect the of Europe. 1830s का जो दौर था हमारा, उस टाइम पर काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप हमको विटनेस करने मिलती है। लार्ज स्केल आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था शहरों में वो देखने मिलता है। गांव से सारा जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया। पॉपुलेशन स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज इतनी क्राउड को कंटेन करने के लिए बने नहीं थे, तो दे स्टार्टेड गेटिंग ओवर क्राउडेड एंड नो द मार्केट्स वर बीइंग स्लम्प्ड। मार्केट के अंदर मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से जो हैंड मेड या जो लोकल प्रोडक्शन था उसका बिकना बंद हो गया था, एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी थी वो गरीबी की तरफ जा रही थी। एक्सट्रीम पॉपुलिज्म हम विटनेस कर रहे थे। पॉपुलिज्म का मतलब होता है जब आप एक्सट्रीम गरीबी के अंदर हम जाते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी अपनी पावर एंजॉय कर रही है, जो पेजेंट्स हैं वो अपने हालत और ख़राब होती हुई देख रहे हैं। ओवरऑल फ्रांस के अंदर स्थिति जो थी वो ख़राब होती थी। राजा जो थे हमारे वो लुई फिलिप थे, और जब 1848 का ईयर आया, फूड शॉर्टेजेस होने लगी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हुआ, तो लोग सड़कों पर निकल के आ गए और उन्होंने राजा से डिमांड करना शुरू किया कि आप हमको हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। एंड व्हेन द किंग रियलाइज, लुई फिलिप को जब लगा कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता इन लोगों की, तो वो बेचारा देश छोड़ के भाग गया। जैसे ही वो देश छोड़ के भागता है, नेशनल असेंबली जो रूलिंग अथॉरिटी थी पहले हमारे पास में, उसके मेंबर्स वापस पावर में आते हैं और वो देश को अब रिपब्लिक घोषित करते हैं। रिपब्लिक से मतलब होता है दैट द हेड ऑफ द नेशन इज एन इलेक्टेड पर्सन। द हेड ऑफ अ नेशन इज अ इलेक्टेड पर्सन। उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए सारे मेल्स को अबव द एज ऑफ 21 एंड गारंटीड टू वर्क। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ फ्रांस के अंदर। इट बिकेम अ रिपब्लिक एंड इट ऑल्सो गेव वोटिंग राइट्स टू ऑल मेन। इतना बड़ा चेंज यूरोप में वापस से और कहीं नहीं हुआ था, सिर्फ फ्रांस के अंदर हुआ। एंड एज वी हैव बीन सेइंग इन दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के अंदर जुकाम फैलेगा। फ्रांस ने अपनी थर्ड स्नीज अब मारी है, और इस थर्ड स्नीज का असर रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी पड़ेगा। 1848 के ही ईयर में फ्रांस से बिल्कुल सटा हुआ एक देश है कॉल्ड जर्मनी। जर्मनी के ऊपर प्रशियन एम्पायर का कब्जा था। तो व्हेन वी से प्रशिया वी आर रेफरिंग टू जर्मनी। ठीक है, प्रशियन एम्पायर का कब्जा था, एंड जर्मनी अपने पास में, पड़ोस में फ्रांस के अंदर वो सारे चेंजेस देख रहा था जो वो खुद अपने देश में चाहते थे। So when France became a republic in 1848, the German population also desired that they also wanted to be a republic just like France. So they launched a revolution ताकि वो अपने राजा से इसी बात को डिमांड कर सकें। तो जर्मनी के जो मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसंस, ये सारे एक साथ आते हैं सो दैट दे कैन डिमांड द किंग कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रूल चाहिए, और हमें अधिकार चाहिए। और उन्होंने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया, एंड दे वेंट टू द किंग on 18th May 1848 with 831 elected representatives and met him in the Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul. फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, चर्च ऑफ सेंट पॉल उस प्लेस का नाम है जहाँ पर ये लोग मिले। फ्रैंकफर्ट इज अ सिटी। ठीक है, तो ये सब पहुंचते हैं राजा के पास में ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन कि सर आप
तो हम ऑफर कर रहे हैं कि आप एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करें and you convert the system into constitutional monarchy. We will have a parliament and we will have a constitution, and you will be the nominal head of the nation. You will be the constitutional monarch. आपकी absolute monarch वाली जो power है उसको हम reduce कर रहे हैं. तो जब ये डेप्यूटीज पहुंचते हैं, फ्रेडरिक विल्हेम जो उस टाइम पर प्रशियन एम्पायर के राजा थे, उनको ये कंडीशंस ऑफर करने के लिए एम्पायर ने स्ट्रेट अवे इन कंडीशंस को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं इन कंडीशंस के ऊपर राजा नहीं बनूंगा, और ही वॉकड आउट, ये अपने बाकी मेंबर्स के साथ में वॉकआउट कर देता है. बाकी जो रिच लोग थे जो इस मीटिंग के अंदर आए थे, उनको लगा कि अगर राजा नहीं कर रहा है तो वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द एम्पायर, राजा को छोड़ देते हैं, लेट्स बिकम किंग्स आवरसेल्व्स. तो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थे उन्होंने पावर को अपने पास में लेने की कोशिश की, लेकिन फिर आपस में ये लोग लड़ने लगते हैं और जो पूरा पार्लियामेंट का ये जो मीटिंग का पर्पस था वो खराब हो जाता है. इस मीटिंग के अंदर भी हम देखें, जो रिच लोग थे उनको बीच में बैठने का मौका दिया गया था. द मोनार्क एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स वर सिटिंग हियर. द अपर डेक, जो ऊपर के बैठने की गैलरीज हैं, दे वर मेंट फॉर दी वुमेन, ये महिलाओं के लिए थी. एंड महिलाओं को सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पे लाया गया था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनके पास में इसके अलावा और कोई अधिकार ही नहीं थे. वोटिंग का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं. यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जेंडर. फेमिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके पास में बराबर अधिकार होने चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो जहाँ पर ये पेंटिंग दी गई है आपकी बुक के अंदर, उसके जस्ट नेक्स्ट में ये सोर्स दिया गया है जहाँ पर एक महिला क्वेश्चन करती है that it is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of. Women were rich, they were paying taxes, and they were a responsible citizen of the nation. They perform functions and assume responsibilities without, however, getting the benefits that accrue to men for the same. जब वो पैसा कमा रही हैं, टैक्स पे कर रही हैं, दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं जो मेन को दिए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर? Why this injustice? Is it not a disgrace that even the stupidest cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas a highly talented woman owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state? तो she is saying कि एक अनपढ़ भेड़ चराने वाले को भी वोट डालने का अधिकार है जस्ट बिकॉज कि वो आदमी है, और एक पढ़े लिखे एडुकेटेड महिला को आप वोट डालने का अधिकार नहीं दे रहे हो क्योंकि वो महिला है. तो ये एक बहुत बड़ी डिसग्रेस है हमारी सोसाइटी के ऊपर और ये बदलना चाहिए. ठीक है. दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. तो 1848 के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की इवेंट को ऑल्दो राजा ने डिक्लाइन कर दिया था, बट राजा लोग ये समझ गए थे कि अब जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो चुप नहीं बैठने वाली. उनको कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे, उनको राइट्स देने पड़ेंगे. अगर हम नहीं देते हैं तो ये अब हमारे कंट्री में नहीं रहेंगे. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist parties. कि हमें कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, अधिकार देने पड़ेंगे इन रेवोल्यूशनरीज को, कॉमन पीपल को, वरना ये हमारे कंट्रोल वाले. इसीलिए hence in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe. वेस्टर्न यूरोप से मतलब है यहाँ पे फ्रांस से. सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से मतलब है हमारे पास में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी से. वो चेंजेस जो फ्रांस में हो चुके थे उनको आप जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी में भी अब इम्प्लीमेंट करने शुरू कर रहे थे. 10 सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्रांस के अंदर सर्वडम और बॉन्डेड लेबर जो था उसको अबॉलिश किया गया, नेपोलियन ने ही कर दिया था. बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया. हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा था.
The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1887. तो यहाँ पर भी आपने ज़्यादा पावर्स जो थी वो हंगेरियंस को शेयर करना. So we can see that the changes started emerging after 1848. कल की क्लास में बच्चों हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे. वी विल स्टडी द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. कैसे चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि बाल्कन्स वाला जो इशू था उससे नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो होनी शुरू हुई, एंड हाउ इट इवेंचुअली केम टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड हाउ इट इंस्पायर्ड अस एज वेल. ठीक है, सो कल की क्लास में बच्चों हम लोग इसको खत्म करेंगे. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं. डू नॉट हेजिटेट टू अप्रोच टू योर टीचर्स इन केस ऑफ एनी डाउट. आपका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सजेशन के लिए एक डब्बा है, एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन नो फाइंड आउट क्लियर ऑल योर डाउट्स. आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, इनफैक्ट जुड़ना चाहिए आपको, आप टेलीग्राम ऐप से हमसे जुड़ सकते हैं. आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू हैव टू पुट इन दिस लिंक, दिस URL इन द स्पेस गिवन. जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यू विल बी कनेक्टेड विद आवर चैनल लेट्स क्रैक 9. और सारे टीचर्स जितने भी क्लासेस लेते हैं उसके जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पर अप टू डेट मिलते रहेंगे फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स. Thank you so much guys. Don't forget to like the video, share the video with your friends and comment on whether you have any doubts or not. And use the code VRCBSE to get your 10% discount in the Unacademy Plus course. Thank you so much guys. See you tomorrow. Bye bye.